वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत का इतिहास हम रीड कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की आज की कड़ी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में गहन अध्ययन किया था और संबंधित प्रश्न जो मोहम्मद शाह से संबंधित थे, मोहम्मद शाह रंगीला से संबंधित थे, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। नादिर शाह के आक्रमण के बारे में कौन कौन से प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं, उनकी आज की क्लास में एकदम माइक्रो स्टडी होगी। ठीक है, इसलिए अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। पता है आपको कि बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिलेगी, एक सुलझी हुई क्लास की सूचना आप लोगों को मिलेगी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। देखिए, नादिर शाह जो था वह ईरान से संबंधित था, ये ध्यान में रखिए, ईरान से संबंधित था। और नादिर शाह को हम क्या कहते हैं बच्चा? नादिर शाह को कहते हैं हम ईरान का नेपोलियन। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह का प्रारंभिक जीवन एक गडरिये के रूप में व्यतीत हुआ। भेड़ बकरियां चराता था, यूं ही वह गुनगुनाता था। लेकिन जैसे ही वह बड़ा हुआ, उन्होंने सन 1729 में हेरात को जीता। ये ध्यान में रखना भाई, प्रश्न तो बनता है। 1729 में इन्होंने, नादिर शाह ने हेरात को जीता और 1738 में भारत की सीमा में प्रवेश किया। भारत की सीमा में नादिर शाह का प्रवेश करना ऐसे नहीं कोई भारत आ जाता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर के आता है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भारत में था, जिसके कारण वह भारत की ओर उसने रुख किया, भारत पर आक्रमण करने का। उसका मुख्य कारण था भारत की, या जिसको हम कहेंगे मुगलों की अपार धन संपदा। उसको लूटने की इच्छा से वह भारत की ओर बढ़ा और भारत की सीमा में प्रवेश किया 1738 में। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न बनने की संभावना ये है कि 1738 में भारत की सीमा में प्रवेश कब किया? तो दैट इज 1738, 1738 में भारत की सीमा में नादिर शाह प्रवेश करता है। और 1739 में, देखिए एक साल बाद, 1739 में भारत पर आक्रमण कर देता है। आपको पता है ही, मैंने पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह बिगड़ेल के शासनकाल में अपन ये कह सकते हैं। तो अब मोहम्मद शाह भारत का मुगल बादशाह उस समय था जब नादिर शाह आक्रमण कर रहा था। जब नादिर शाह ने, खास बात देखिए आप, जब नादिर शाह भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो किसी भी शासक ने उसका विरोध नहीं किया, तो बिना किसी विरोध के वो भारत में प्रवेश कर जाता है और भारत पर आक्रमण कर देता है। मोहम्मद शाह उसके विरुद्ध क्या नीति अपनाते हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है कि मोहम्मद शाह जो थे, उन्होंने निजाम उल मुल्क जो वजीर था, ठीक है, निजाम उल मुल्क तथा शहादत खां या सादत खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना उसका मुकाबला करने के लिए भेजी। किसका मुकाबला करने के लिए? नादिर शाह का मुकाबला करने के लिए, ईरान के नेपोलियन का मुकाबला करने के लिए किसको भेजा? निजाम उल मुल्क और शहादत खां। शहादत खां कौन था भाई? अवध का नवाब था। ठीक है बच्चा, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जब मोहम्मद शाह भी अपनी मुगल सेना तैयार कर लेता है और नादिर शाह भी भारत पर आक्रमण करता है, तो आप दोनों की सेना आमने सामने होनी है, उनमें लड़ाई होनी है। तो उस दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, उस युद्ध को हम क्या कहते हैं बच्चा? करनाल का युद्ध कहते हैं। करनाल का युद्ध, समझ गए? करनाल का युद्ध सॉरी, करनाल का युद्ध ये कहलाता है। करनाल का युद्ध जो था वह 13 फरवरी 1739 को हुआ था। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। और
इस युद्ध यह युद्ध आपको पता ही है कि करनाल का युद्ध किन किन के बीच हुआ होगा। 13 फरवरी को हुआ था भाई। ऐसे मत कह देना कि छापोली व घसीपुरा के बीच में हुआ था, 13 फरवरी को हुआ था, तो नहीं। 13 फरवरी 1739 को कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध हुआ। कब हुआ? 13 फरवरी 1739 को कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध हुआ। किन किन के बीच हुआ? तो मुगल सेना, यानी कि हम बात करेंगे निजाम उल मुल्क और सादत खां की सेना तथा नादिर शाह की सेना के बीच, जो ईरान का आक्रांता था, उनके बीच में युद्ध होता है। मुगल सेना जो होती है बुरी तरह से पराजित हो जाती है। अरे भैया, जो युद्ध करने के लिए आ रहा है वह ज़्यादा तैयारी के साथ आता है, ठीक है, और जो वहाँ पर है उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती है। वो अपनी मौज मस्ती में, रंगीला था, मौज मस्ती में था। उनको क्या पता कोई आक्रांत आएगा और हमारे को मार जाएगा। जैसे घरों में क्या होते हैं, जनरली जो घर में रहते हैं ना, वो किसी चोर डाकू के मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि चोर डाकू जो होता है ना, वह घर वालों को निपटाने के लिए तैयार होकर के आता है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि घर वाले हार जाते हैं और चोर डाकू जीत जाते हैं। वैसा ही नादिर शाह को रिजल्ट मिला और उसने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया, ठीक है। अब क्या प्रयास होते हैं? तो मैंने उन प्रयासों को कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। क्या शब्द है? पहला देखिए, 50 लाख रुपए। यह सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है। 50 लाख रुपए मतलब 50 लाख रुपए नहीं देंगे हम आपको, ऐसा नहीं है। 50 लाख रुपए क्या है? ये एक की वर्ड है जहां से प्रश्न बन सकता है, जो आपको लर्न करना जरूरी है। 50 लाख रुपए के बारे में क्या बात है कि नादिर शाह जो था वह उसने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ये अपन चर्चा कर चुके हैं। तो निजाम उल मुल्क जो मोहम्मद शाह का वजीर था, उसने नादिर शाह से रिक्वेस्ट की, अरे भैया तू चोर लुटेरा है, आया है भारत में भारत को लूटने, तो भैया तू 50 लाख रुपए ले जा और वापस चला जा भाई, ये आपसे निवेदन है। नादिर शाह मान गया, भाई ठीक है, 50 लाख रुपए बिना लड़ाई के मिल रहे हैं तो हम लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। विभीषण नहीं होता तो लंका कहाँ ढहती, सोने की लंका कहाँ लुटती। वो ही घटना हो जाती है नादिर शाह के आक्रमण के समय। जो निजाम उल मुल्क के साथ जिसको मोहम्मद शाह ने नेतृत्व सौंपा था, सादत खां जो कि अवध का नवाब था, उसने क्या कह दिया? देखिए क्या कह दिया उसने, लूटने व कैद करने की सलाह दे दी। किसको दे दी भैया? नादिर शाह को। मतलब क्या हुआ? मुगल सेना के शाही खजाने का भेद दे दिया और कहा नादिर शाह के, अरे साहब मुगल सेना के पास अथाह भंडार है, आप इनको लूट के ले जाओ, ऐसे मत छोड़िए। और ये जो निजाम उल मुल्क है ना, इसको गिरफ्तार कर लो और मोहम्मद शाह को भी गिरफ्तार कर लो। बहुत सारी अपार धन संपदा है, उसको आप लूट करके ले जाओ। इतना नादिर शाह को मालूम पड़ा कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा धन का भंडार है। तो क्या किया उसने? सबसे पहले उसी को पकड़ लिया, सादत खां को। चल ठीक है भैया, अगर इतना सारा यहाँ पर सामान है तो तू जा लेकर के आ 20 करोड़ रुपए। किसको कह दिया? 50 लाख के लिए तो राजी हो गया था, लेकिन सादत खां को 20 करोड़ के लिए कह दिया कि आप 20 करोड़ रुपए लाकर मेरे को दो, वरना तेरे को जान से हाथ धोनी पड़ेगी, तो धोना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि नादिर शाह 20 करोड़ रुपए बेचारा कहाँ से, नादिर शाह क्या, सादत खां जो अवध का नवाब था, वह 20 करोड़ रुपए जो है ना उसकी व्यवस्था नहीं कर सका और विष खाकर या पीकर, खा लिया होगा, पी लिया होगा, लेकिन जहर खाकर उसने आत्महत्या कर ली। चलो भैया, इसका तो काम खत्म हो गया अवध के नवाब का तो। लेकिन फिर अब उसके दिमाग में जो भेद सादत खां ने दिया था, वह भेद नादिर शाह के दिमाग में घर कर गया था। इसलिए उसने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली में प्रवेश किया कब भी? 20 मार्च 1739 को। मतलब 13 फरवरी 1739 को लड़ाई लड़ी, मुगलों की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन उस समय कौन नहीं आया था भाई? मोहम्मद शाह नहीं आया था। इसलिए मोहम्मद शाह तो शासक था, तो दिल्ली की ओर कूच कर दिया और दिल्ली में प्रवेश किया।
तो मैंने अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया है, दिल्ली में प्रवेश 20 मार्च 1739 को। जैसे ही नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है, दिल्ली में भैया उसके नाम से इतना डर पैदा हो गया कि दिल्ली की जितनी भी मस्जिदें थी, दिल्ली की जितनी भी मस्जिदें थी, उनमें नादिर शाह के नाम का ही खुतबा पढ़ा गया। डर के मारे किसके नाम का खुतबा पढ़ा गया? नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया दिल्ली में। कब? 21 मार्च 1739 को। 21 मार्च 1739 को दिल्ली में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया सभी मस्जिदों में। भैया पावरफुल नादिर शाह। अब नादिर शाह जो है, डर खौफ पैदा करना, लूटना उसका उद्देश्य, इसलिए लगभग दिल्ली में 20,000 व्यक्तियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। और दिल्ली में वह कुल 57 दिन तक, लगभग 2 महीने तक रुकता है, वहाँ मार काट मचाता है, कई जुल्म ढाता है। और फिर इस प्रकार 57 दिन रुकने के बाद नादिर शाह वापस लौट जाता है। समझ गए बात को? नादिर शाह जब वापस लौटता है तो दिल्ली को तो भैया उसने तहश नहश तो कर ही दिया, तो क्या ले जाता है अपने साथ? तो देखिए, मुगल सेना जो थी, मुगल शासक जहां बैठता था, जिसको हम क्या कहते हैं, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जो है उसको, तथा तख्त ए ताज जिसको कहते हैं, उसको वह साथ ले गया। और मुगल बादशाह के मुकुट में जो कोहिनूर हीरा सजता था, उसको भी वह अपने साथ ले गया। मुगल सेना में लगे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। ठीक है, भारत के हीरे को साथ ले गया, कोहिनूर हीरे को साथ ले गया, भारत से अपार धन संपदा साथ ले गया और वापस चला गया। इसके साथ मतलब मुगल सिंहासन, तख्त ए ताउस अपने साथ तो लेके गया ही, कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेके गया ही, लेकिन एक और चीज़ अपने साथ लेकर के गया कि वह थी मोहम्मद शाह द्वारा तैयार की गई फारसी भाषा की चित्रित फारसी पांडुलिपि, वह अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1737 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका एक काबिल सेनापति था जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। उसका भी मन भारत की ओर आकर्षित हो रहा था कि साहब ने लूटा है, हम भी लूटेंगे, है ना। वो भी भारत के ओर तरफ रुख करता है आक्रमण करने के लिए। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में खास बातें क्या है? अहमद शाह अब्दाली को और कई नामों से जाना जाता है। पहला नाम है दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी, ठीक है, दुर्रे दुरानी, समझ में आ गई होगी बात, दुर्रे दुरानी। ठीक है। या फिर इसको युग का मोती भी हम कहते हैं। युग का मोती भी इतिहास में इनको कहा जाता है, दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है। किसको बच्चा? अहमद शाह अब्दाली को। लिखते जाएं और इन प्रश्नों को आप टिक आउट करते जाएं और माइंड में सेट करते जाएं। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। और नादिर शाह की मृत्यु, मैंने कहा नादिर शाह की मृत्यु 1747 में हो गई थी। तो उसके बाद वह नादिर शाह ईरान से संबंधित था। और जो अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी सेना सत्ता कायम की। बहुत चरित्रवान इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि नादिर शाह ने इनके बारे में कहा है, क्या कहा है कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति, अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति पूरे सारे ईरान, तुरान तथा हिंदुस्तान में नहीं था उस समय। किसने कहा? नादिर शाह ने कहा। ये सेंटेंस भी आप याद कर लें, क्योंकि पूछ लेते हैं कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान तथा हिंदुस्तान में नहीं था। यह कथन किसका है? तो कथन किसका है बच्चा? यह कथन है नादिर शाह का। ध्यान में रखेंगे। अब मैंने कहा कि अब्दाली भी रुख करता है, मन करता है भारत को लूटने का। तो यह भी, इसने भी अफगानिस्तान से भारत की ओर
लड़ना प्रारंभ करता है, उसको लड़ाई के उद्देश्य से आता है। और मानपुर का युद्ध या मच्छीवाड़ा का युद्ध 1748 में करता है। कब करता है? 1748 में। किन किन के बीच? मानपुर का युद्ध, मतलब नादिर शाह मर गया उधर, और इधर मोहम्मद शाह का बेटा जो है, पुत्र जिसको कहते हैं, शहजादे अहमद शाह। देखो दोनों के नाम कुछ मिलते जुलते हैं। सॉरी भाई, सर्दी का थोड़ा सा प्रकोप है और खांसी का आगमन है, इसलिए इसको आप अन्यथा न लें। अहमद शाह अब्दाली जो थे उनके बीच में, तथा शहजादे अहमद शाह, मतलब दोनों ही अहमद शाह है। इधर अहमद शाह और इधर भी अहमद शाह, आधे आधे मिलते हैं। आधे आधे मिलते हैं ना तो लड़ाई ज़रूर होती है, क्योंकि ये पूरे नहीं मिलते हैं। तो आधे आधे मिल गए, अहमद शाह इधर भी, अहमद शाह इधर भी, लेकिन इधर अब्दाली है और इधर शहजादा है। शहजादे अहमद शाह व अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक, नादिर शाह का सेनापति। शहजादा अहमद शाह मोहम्मद शाह का पुत्र, मोहम्मद शाह रंगीले का पुत्र, अपन यूँ कहेंगे। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो आपको पता है इसमें जीतने वाला तो कौन है? अहमद शाह अब्दाली है। मैंने कहा था आक्रांता जनरली जीतता है, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ आता है। अहमद शाह अब्दाली ने भी 1748 से 1767 के बीच अनेक बार भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न क्या बनता है? अहमद शाह अब्दाली ने, मतलब ये मानपुर या मच्छीवाड़ा का युद्ध तो 1748 में होता है, तो प्रथम बार आक्रमण 1748 में, और अंतिम बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली 1767 में। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ पिलर्स आधुनिक भारत के इतिहास के जो नादिर शाह से संबंधित थे, जो अहमद शाह अब्दाली से संबंधित थे, वो कीवर्ड मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें जितना हो सके। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।